हेलो गाइस, दिस इज प्रमिति क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। हम क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे फॉर अ यूपीएससी एग्जाम। सो बिना किसी देरी के आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे: सेटलमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज सेटलमेंट्स के बारे में। ना गाइस, सेटलमेंट्स क्या है? जहाँ पे इंसान सेटल करता है, जहाँ पे इंसान रहना चाहता है। सो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम, जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं, जहाँ पे वो सेटल करना चाहते हैं। दैट इज नोन एज योर सेटलमेंट्स। ना सेटलमेंट्स दे कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। मतलब सेटलमेंट्स जो है, इंसान ना एक लॉन्ग ड्यूरेशन परमानेंट के लिए भी रहने के लिए बना सकता है, एंड एक टेम्पररी रहने के लिए बना सकता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। पहला है हमारा टेम्पररी, एंड दूसरा वी हैव द परमानेंट सेटलमेंट्स। सो सेटलमेंट्स जहाँ पे इंसान अपना घर बनाता है, जहाँ पे वो सेटल होना चाहता है, दैट इज नोन एज योर सेटलमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में। ना गाइस, सेटलमेंट्स की शुरुआत कैसे हुई? सबसे स्टार्टिंग में लोग कहाँ रहते थे, कहाँ पे सेटल होते थे, कैसे सेटलमेंट्स बनाते थे, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। दैट इज अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स। Early humans lived on trees and caves for safety and shelter. ना उस जमाने में कहाँ रहते थे? वो अपना घर कहाँ बनाते थे? यूजली ऑन ट्रीज या फिर गुफाओं में रहते थे फॉर सेफ्टी एंड शेल्टर. When they began to grow crops, they needed permanent homes to stay near their fields. ना गाइस, पहले के लोग में ना तब एग्रीकल्चर नहीं आया था, ठीक है। लोग नॉर्मल जिंदगी जीते थे इन जंगल्स, वहां पे पेड़ों में रहते थे, नॉर्मली गुफाओं में रहते थे। जब धीरे धीरे और एडवांसमेंट आया, लोगों ने जब क्रॉप्स ग्रो करना सीखा, तब लोगों को पता चला कि नहीं, अब उन्हें एक सेटलमेंट की जरूरत है, कहीं पे एक परमानेंट होम बनाने की जरूरत है, अपने फील्ड के पास रह सके। देयरफॉर धीरे धीरे सेटलमेंट्स और बनना शुरू हुए और परमानेंट सेटलमेंट्स बनना शुरू हुए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ नियर रिवर वैलीज। ना गाइज, जितने भी सेटलमेंट्स की जो ग्रोथ हुई वो रिवर वैलीज के पास बहुत ज्यादा हुई। लोगों को रिवर वैलीज के पास रहना ज्यादा एक अच्छा डिसीजन समझा। द अर्लियर सेटलमेंट्स डेवलप नियर रिवर वैलीज बिकॉज, ना उसका रीजन कैसे? टोटल दो रीजन है। वाटर वॉज इजिली अवेलेबल। नाउ ऑब्वियसली पानी सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है, एंड आपके घर के पास से अगर पानी इजिली अवेलेबल हो जाए तो वो एकदम बहुत सही जगह घर बना उस जमाने के हिसाब से कि अच्छा हम यहाँ पे घर बनाएंगे वेयर वाटर इज अवेलेबल। लैंड वॉज फर्टाइल फॉर फार्मिंग। लोगों की फार्मिंग के लिए भी आपको एक अच्छा लैंड मिल जाता है। वाई? बिकॉज जहाँ पे रिवर वैलीज होते हैं, वहां का जो लैंड होता है वो फर्टाइल होता है। देयरफॉर लोगों ने अपनी जो सेटलमेंट्स है वो रिवर वैली के पास बनाना ज्यादा जरूरी समझा। एज पीपल लर्न ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, सेटलमेंट्स ग्रू लार्जर। तो धीरे धीरे यही रिवर वैलीज में क्या हुआ? सेटलमेंट्स बढ़ता गया, लोगों ने वहां अपने घर और बनाना शुरू कर दिया, एंड देयरफॉर रिवर वैलीज के पास सेटलमेंट्स जो है वो और बढ़ने लगे। हम कुछ सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं जहाँ पे रिवर वैली के पास जो सिविलाइजेशन बने, जहाँ पे लोगों ने अपने सेटलमेंट्स बनाए। जैसे इंडस रिवर की बात करो तो वहां पे इंडस वाली सिविलाइजेशन था जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे पड़ता है। देन वी हैव टाइग्रिस एंड यूफ्रेटीज रिवर। इस रिवर पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बना। देन वी हैव नाइल रिवर, यहाँ पे इजिप्टियन सिविलाइजेशन बना। एंड देन वी हैव हुआंग, जो येलो रिवर पे, दैट इज चाइनीज सिविलाइजेशन है। ये जो चार सिविलाइजेशन के आपके नाम बताए, सब सेटलमेंट्स है उस जमाने के। जब लोगों ने रिवर के पास अपने सेटलमेंट्स बढ़ाना शुरू किया तो वहां पे पूरा एक सिविलाइजेशन बन गया। लोगों को उन्हें पूरा अपना एक खुद का सिविलाइजेशन बना लिया कि अच्छा यहाँ पे लोग रहते हैं। सो हिस्ट्री में हमने ये सारी सिविलाइजेशन के बारे में बात करी है, पढ़ा है। तो ये सब यूजली जो सेटलमेंट्स है, ये सब यूजली जो सिविलाइजेशन है, सब रिवर के पास ही बनती थी टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में। हमने पहले ही स्लाइड में बात की, सेटलमेंट्स दो तरीके के। पहला होता है एक टेम्पररी सेटलमेंट, दूसरा होता है एक परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब टेम्पररी सेटलमेंट्स है और ये परमानेंट सेटलमेंट्स है जहां पे लोग परमानेंट नहीं रहना चाहते। एंड दिस इज योर टेम्पररी सेटलमेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्पररी सेटलमेंट्स के बारे में। ना ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम। ना टेम्पररी वर्ड से पता चलता है कि ये जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये घर बनाए जाते हैं। ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, फाउंड इन फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड माउंटेन एरियाज। ना ये जो यूजली सेटलमेंट्स होते हैं गाइस, वो फॉरेस्ट, डेजर्ट्स और माउंटेन एरियाज के पास बनाए जाते हैं। सो ये सब जो सेटलमेंट्स होते हैं परमानेंट नहीं होते, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर आपको वहां पे रहना हो, जैसे डेजर्ट्स, फॉरेस्ट या माउंटेन एरियाज, वहां पे ऐसे टेम्पररी सेटलमेंट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आप रह सकते हो। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या प्रैक्टिस करते हैं? हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन और ट्रांसह्यूमेंस। और ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है गाइस? सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल विद देयर एनिमल्स। लोग क्या करते हैं, जो हर्डर्स होते हैं वो अपने एनिमल्स के साथ सीजनल मूवमेंट करते हैं कि अच्छा गर्मियों में वो माउंटेन्स पे चले जाएंगे, ठंडियों में वापस प्लेन्स पे आ जाएंगे। दैट इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल अपने
एनिमल्स के साथ, दैट इज नोन एज योर ट्रांसहिमेंस। सो जो पीपल है जो फॉरेस्ट या माउंटेन एरियाज में रहते हैं वो हंटिंग या गैदरिंग करते हैं या शिफ्टिंग कल्टिवेशन करते हैं या फिर अपना एक सीजनल मूवमेंट करते हैं। सो ये जो लोग हैं एक टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं, वो परमानेंटली वहां पे नहीं रहते, कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही वहां पे रहते हैं, फिर वो मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं परमानेंट सेटलमेंट्स पे ना। गाइस परमानेंट वर्ड से समझ जाते हैं कि हाँ अब उनको यहाँ पे जिंदगी भर के लिए रहना है, राइट। ऑब्वियसली सिटीज में जितने भी लोग घर बनाते हैं अपना, वो यही सोच के बनाते हैं कि उनका एक परमानेंट घर हो। पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन परमानेंटली, तभी लोग घर खरीदते, राइट। मोस्ट मॉडर्न सेटलमेंट्स आर, जितने भी मॉडर्न सिटीज में मॉडर्न टाउन्स में जो सेटलमेंट्स हो रहे हैं वो सब परमानेंट, देखो दे नोन एज योर परमानेंट सेटलमेंट, जहाँ पे लोग अपना घर बना के हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। अब हम टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स की बात करें तो टोटल दो तरह की सेटलमेंट्स है। सबसे पहला आता है कि रूरल सेटलमेंट्स और दूसरा आता है हमारा अर्बन सेटलमेंट्स ना। ये क्या होता है, इस पर डिटेल में जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट। रूरल मतलब क्या होगा, रूरल एरियाज मतलब जो विलेज वाला एरिया होगा, मतलब मॉडर्न सिटीज से दूर की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे गाँव होते हैं। सो फाउंड मोस्टली इन विलेजेस। विलेजेस में जो सेटलमेंट्स है दैट इज नोन एज रूरल सेटलमेंट्स। यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, क्राफ्ट वर्क करते हैं एंड ट्रेडिंग करते हैं। गांव में जो यूजली पीपल जिस एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं वो इन तरह की एक्टिविटीज है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क, ट्रेडिंग। सो ये सब जो सेटलमेंट्स है यूजली आपको रूरल प्लेसेस में देखने को मिलेंगे, दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस एंड देयरफॉर दे आर नोन एज योर रूरल सेटलमेंट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट में क्या बात करें, सिटीज के बारे में, टाउन्स के बारे में, जो थोड़ा मॉडर्न हो गया। सो अर्बन सेटलमेंट किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम सिटीज या टाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो मॉडर्न सिटीज और टाउन्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। फाउंड इन टाउन्स एंड सिटीज पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड एंड बिजनेस, वेरियस एजुकेशन सर्विसेज भी हैं यहाँ पे, जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर एटसेट्रा। सो जितने भी अर्बन सेटलमेंट्स हैं वो सब आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, टाउन्स या सिटीज में, जैसे टायर 1 टायर 2 सिटीज होगी, वहां पे आपको अर्बन सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, ठीक है। सो एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, ये सब सर्विसेज में है। सो यहाँ के जो लोग हैं वो यूजली इन कामों में एंगेज रहते हैं जो टाउन एंड सिटीज में रहते हैं। Towns are smaller urban settlements while cities are the larger ones. Now guys, cities जो होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, towns उससे थोड़ा छोटा हो जाता है। Towns are known as a smaller urban settlement. वो urban settlement ही है, बस larger cities के जो बड़े urban settlements उससे थोड़ा छोटा ले लो आप। Therefore towns जो है वो smaller urban settlements है and cities जो है हमारा larger urban settlements है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स के बारे में। हमने पढ़ा दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। पहले हमने रूरल सेटलमेंट्स के बारे में बात करी, फिर हमने अर्बन सेटलमेंट्स की बात करी, हमने परमानेंट और टेम्पररी सेटलमेंट्स के बारे में भी बात करी। अब हम बात कर रहे हैं रूरल सेटलमेंट्स के भी दो टाइप्स है। पहला आता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स और द सेकंड इज स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या, आपको नाम से पता चल जा रहा है। कॉम्पैक्ट मतलब क्या है, यहाँ पे आप पिक में देख सकते हो, एक घर के बगल में दूसरा घर है, दूसरे के बगल में तीसरा घर है, दे ऑल आर क्लोज टुगेदर, ठीक है, वो बहुत नजदीक है, पास में है सब सारे घर। सो सारे घर जो एकदम पास पास लगे हुए ना एक लाइन से, विच मीन्स द हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टुगेदर, फाउंड इन फ्लैट एंड फर्टाइल एरिया। जहाँ पे फ्लैट और फर्टाइल एरियाज है वहां पे सारे जो घर होते हैं एकदम पास 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 नजदीक से एक लाइन से लगे हुए थे। एंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेटलमेंट इज नोन एज योर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट है दैट इज स्कैटर्ड सेटलमेंट। आपको नाम से पता चल रहा होगा दैट कॉम्पैक्ट का जस्ट उल्टा है। नाउ स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में क्या हो रहा है, दैट हाउसेज आर स्प्रेड आउट ओवर अ लार्ज एरिया। एक बड़े से एरिया में हाउस जो है वो पूरे स्प्रेड आउट हो चुके हैं, ठीक है, दूर दूर जगह पे दे आर स्कैटर्ड, सब एक लाइन से नहीं लगे हुए एज इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स, एंड देयरफॉर इनका नाम रखा गया दैट इज स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। फाउंड इन हिली रीजन्स, फॉरेस्ट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। सो यहाँ पे जो घर है वो एक से पास पास नहीं लगे, सब दूर दूर है, दे आर स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया एंड देयरफॉर द नेम कम्स एज द स्कैटर्ड सेटलमेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं हाउसेज इन रूरल एरियाज में। अभी तक हमने सेटलमेंट्स के बारे में बात करी, पर वहां के घर एक्चुअली में होते कैसे। अब हम बात करें कि रूरल एरियाज के अगर हम घर को देखें वो भी अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है, ऐसे घर क्यों बनाए गए हैं, अलग अलग टाइप के क्यों है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि रूरल एरियाज में घर कैसे दिखते हैं, कैसे बनते हैं। जैसे अब हम बात करें सपोज एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल, सपोज कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, राइट, स्लैंटिंग रूफ्स टू ड्रेन वाटर इजली। तो वहां पे जो घर होंगे अगर आप देखोगे तो वहां पे स्लैंटिंग रूफ्स वाले घर देखने को मिलेंगे आपको। ऑब्वियसली जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहां पे जो घर है दे हैव स्लैंटिंग रूफ सो दैट द वाटर कैन ड्रेन आउट इजिली। सो वहां पे इस तरह के घर इसलिए बनाए जाते हैं। अगर हम फ्लड प्रोन रीजन्स की बात करें जहाँ पे फ्लड ज्यादा आता है, बाढ़ ज्यादा आती है, फ्लड प्रोन रीजन्स, हाउसेज बिल्ड ऑन रेस्ड प्लेटफॉर्म्स और स्टिल्स। ना जहाँ पे बाढ़ ज्यादा आती है, जहाँ पे फ्लड ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, वहां पे क्या जो घर है वो यूजली एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बने हुए, ऊंची जगहों पे बने हुए हैं।
बाढ़ से बचने के लिए। सो जहाँ पे ज्यादातर बाढ़ आती है, ज्यादातर फ्लड प्रोन रीजन्स में हाउसेज जो होते हैं एक रेस्ड प्लेटफॉर्म में स्टिल्ट पे बने हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं अगर हॉट रीजन्स के बारे में, सपोज ऐसी जगह जहाँ पे बहुत धूप पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, सो वहाँ के जो हाउसेज है दे आर मेड अप ऑफ थिक मड वॉल्स एंड thatched roofs टू कीप हाउसेज। आपने यूजुअली देखा होगा कि मिट्टी के जो घर होते हैं थिक मड वॉल्स बने हुए होते हैं, वो क्यों, वो ठंडक पहुंचाते हैं घर को। सो हॉट रीजन्स में जो घर है वो थिक मड वॉल्स के बने हुए होते हैं, उनके thatched roofs होते हैं। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ हाउसेज जो एरिया के हिसाब से बने, कि अगर ज्यादा बारिश वाला एरिया है सो दे वुड बी स्लैंटिंग रूफ्स, अगर फ्लड प्रोन रीजन है तो हाई रेस प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे, एंड अगर हॉट रीजन है तो एक थिक मड वॉल का हाउस बनाएंगे। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाउसेज जो रूरल एरियाज में अकॉर्डिंग टू दैट रीजन बनते हैं। लोकल मटेरियल जो यूज किए जाते हैं हाउसेस के लिए वो वही है मड, क्ले, स्ट्रॉ एंड स्टोन्स। ये सब चीजों से रूरल एरियाज में घर बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट के बारे में। सो हमने सेटलमेंट्स एंड कर लिया है, ठीक है। सेटलमेंट में हमने परमानेंट सेटलमेंट, टेम्परेरी सेटलमेंट और रूरल और अर्बन सेटलमेंट के बारे में बात करी, रूरल में कैसे घर है उसके बारे में बात करी। अब हम जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट में। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मीन्स है, एक ऐसा जरिया है जो लोगों को या चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, मूव कराता है। सो therefore the definition comes as that transport is the means by which people and goods move from one place to another. So ट्रांसपोर्ट जो है हमें हेल्प करता है टू कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके या हम अपना सामान पहुंचा सके। अब हम बात करते हैं अर्ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ अब हम बात कर रहे हैं बहुत पहले के जमाने में कि ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ करता था उस जमाने में। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी गुड्स ना। उस जमाने में क्या था, या तो लोग चल के जाते थे इधर, बिकॉज उस जमाने में गाड़ियां या फिर कोई ऐसा साधन नहीं था लोगों के पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए, या फिर वो एनिमल्स का इस्तेमाल करने लगे। पहले तो वो खुद चलते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स का इस्तेमाल किया टू कैरी गुड्स। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्ट मच ईजियर। तो पहले तो लोग एनिमल्स का यूज करते थे या चल के ट्रांसपोर्ट या फिर चलते थे, बट नेक्स्ट फिर आगे क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील आ गया हमारे सामने। व्हील की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो गया, ठीक है। लोगों ने एनिमल्स का इस्तेमाल किया, जैसे इंडिया में डोंकीज, म्यूल्स, बुलक्स एंड कैमल्स का इस्तेमाल होता है फॉर कैरिंग द लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर हम एंडीज माउंटेन्स के बारे में बात करें, दिस इज जो साउथ अमेरिका में है, इट्स लामस, और तिब्बत में याक्स। सो ये सब जो एनिमल्स इनका यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह लोड्स कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए इन एनिमल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। टोटल हमारे 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। पहला हमारा रोडवेज है, देन वी हैव रेलवेज एंड देन वी हैव वाटरवेज, एंड चौथा हमारा है एयरवेज। सो रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज हमारे 4 तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड मतलब सड़क, रेल मतलब जो रेल पटरी है हमारी, द ट्रेन वन, वाटरवेज पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट, एंड एयरवेज हवा के थ्रू ट्रांसपोर्ट। चलते हैं हम सब पे डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हम रोडवेज के बारे में, जो हमारा सड़क के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, रोड के थ्रू, दैट इज योर रोडवेज। मोस्ट कॉमन फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ऑब्वियसली अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है और अगर ज्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं है तो वी कैन गो बाय रोड। सो रोड जो है यूजुअली जो यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट इज फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। 2 तरीके के रोड होते हैं, फर्स्ट इज मेटल एंड सेकंड इज अनमेटल्ड। मेटल मतलब पक्का रोड, जो हम यूजुअली अच्छा रोड मानते हैं, एंड द अनमेटल्ड इज कच्चा रोड। 2 तरीके के हमारे रोड टाइप्स है, पक्का रोड एंड कच्चा रोड। प्लेन्स हैव डेंस रोड नेटवर्क्स। अगर हम प्लेन्स की बात करें तो वहां पे बहुत अच्छे डेंस रोड के नेटवर्क्स बनाए हुए हैं। रोड जो है आपको डेजर्ट, फॉरेस्ट, माउंटेन्स, ये तीनों जगह देखने को मिलेंगे। अगर हम मनाली की बात करें तो मनाली में एक ले हाईवे जो वन ऑफ द हाईएस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड है। सबवेज जो है वो रोड्स अंडरग्राउंड कहलाते हैं, एंड द फ्लाईओवर्स आर द रोड्स बिल्ट अबव ग्राउंड। तो सबवेज जो रोड्स अंडरग्राउंड बने हुए हैं, एंड फ्लाईओवर्स जो है हमारे रोड जो ग्राउंड के ऊपर है। सो ये 2 तरह के हमें रोड बताइए, सबवेज एंड फ्लाईओवर। जो रोडवेज है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं। आगे चलते हम रेलवेज के बारे में बात करें ना। रेलवेज किस लिए यूज होता है? अगर हमें कोई दूर जगह जाना हो, राइट। अगर हमें सपोज दिल्ली से बैंगलोर ट्रैवल करना हो तो रोड से बहुत लंबा डिस्टेंस पड़ता है, देयरफॉर वी यूज ट्रेन्स और फ्लाइट्स। अभी हम रेलवे के बारे में बात करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल एंड हेवी गुड्स। अगर हमें कोई भारी सामान पहुंचाना हो या फिर हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना हो, सो रेलवे इज द बेटर ऑप्शन एज दे आर फास्ट, चीप एंड एफिशिएंट। सो ना रेलवेज जो है, अगर आपको दूर जाना हो तो रेलवे जो थोड़ी चीप हो जाती है, ठीक है, सस्ती है और जल्दी आपको जल्दी पहुंचाती है। डेवलप्ड आफ्टर स्टीम इंजन इन्वेंशन। सबसे पहले तो स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ था फॉर ट्रेन, उसके बाद धीरे धीरे रेलवेज जो है
डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से भी पावर्ड हो गई, नाउ पावर्ड बाय डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले स्टीम इंजन से ट्रेन चलती थी, अब तो डीजल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया रेलवेज हमारा इस सेक्टर में। सुपर फास्ट ट्रेन सेव टाइम, अब तो मेट्रोज बन गई है, सुपर फास्ट ट्रेन जो है वो बहुत सा टाइम बचाती है हमारा। वेल डेवलप्ड इन प्लेन्स, फ्यूअर इन माउंटेन्स, इंडियाज रेलवे नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन एशिया। अगर हम इंडिया के रेलवे नेटवर्क के बारे में बात करें तो पूरे एशिया में सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क जो है इंडिया में ही देखने को मिलता है। सो दिस इज अबाउट रेलवेज। एक तो सस्ता है, एफिशिएंट है, बहुत जल्दी आपको पहुंचा देता है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए काम आता है, हैवी गुड्स पहुंचाने के लिए काम आता है, बहुत टाइम बचाता है। सो देयरफॉर रेलवे इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको कहीं दूर जाना हो अथवा सस्ते में जाना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरवेज के बारे में, मतलब पानी के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। सबसे ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि उस जमाने में ट्रेड कैसे हुआ करता, सीज और ओशंस के थ्रू ही हुआ करता था उस जमाने में। सो इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, अगर बहुत दूर दूर तक आपको हैवी बल्की गुड्स कैरी करने हो तो उसके लिए सबसे चीपेस्ट जो है आपको वाटरवेज ही देखने को मिलेगा। द वाटरवेज भी दो तरह के ट्रांसपोर्ट, एक सबसे पहला आता है हमारा इनलैंड वाटरवेज एंड सेकंड इज सी एंड ओशनिक रूट्स पे जाता है। अगर हम इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात करें तो रिवर्स और लेक्स की बात करें, जैसे एग्जांपल हो गया गंगा ब्रह्मपुत्र या ग्रेट लेक्स या नाइल रिवर जो है, इन सब में जो अंदर ही अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वाटरवेज, उन्हें हम इनलैंड वाटरवेज बोलते हैं। सेकंड इज सी एंड ओशनिक रूट्स। अगर हम सी और ओशंस के रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं सो इज यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, मतलब अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री हमें सामान पहुंचाना हो तो वाटरवेज से बेस्ट ऑप्शन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटरवेज एक तो जल्दी पहुंचा देता है एंड इट्स चीपेस्ट फॉर कैरिंग हेवी गुड्स। सो अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में कोई इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा हो, आपको सामान पहुंचवाना हो, ट्रांसपोर्ट कराना हो, सो सी एंड ओशनिक रूट्स इज द बेस्ट ट्रांसपोर्ट। अगर हम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में बात करें जहाँ पे वाटरवेज के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, अगर हम एशिया की बात करें तो सिंगापुर एंड मुंबई, ये दो जगह जहाँ पे वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा होता है। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, साउथ अमेरिका में रियो दे जेनेरो, अफ्रीका में डर्बन, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी एंड यूरोप में लंदन, रॉटरडैम। ये सब जो जगहों के नाम बताए, ये सब एक्चुअली किसके नाम है, ये सब पोर्ट्स के नाम है, जहां से क्या होता है वाटरवेज, मतलब पानी के थ्रू दे कैरी ट्रांसपोर्टेशन। सो दिस इज अबाउट वाटरवेज, ये सबसे ओल्डर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रिवर और लेक्स के थ्रू इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन अगर हम दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड कराना चाह रहे हैं, मतलब आपको सी और ओशनिक रूट्स का जो वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरवेज के बारे में ना गाइज। एयरवेज में आप जानते हो फ्लाइट, हमारे एरोप्लेन्स, राइट, ये भी बहुत अच्छे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है जो हमें प्रोवाइड कराई गई। इट्स द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पर इसका ना एक डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत महंगी होती है, राइट। ऑब्वियसली ट्रेन्स आर मच मोर चीपियर देन फ्लाइट्स, लेकिन आपको बहुत दूर जाना, आप सपोज आपको अलग कंट्री में जाना, सो यू वोंट बी एबल टू गो बाय ट्रेन एंड देयरफॉर एयरवेज कम इन एंड टेक द प्लेस। डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी, बहुत बाद में आया था, इट वाज इन अर्ली 20th सेंचुरी। मोस्ट एक्सपेंसिव, यही बात जी थी एयरवेज की जो थोड़ी एक डिसएडवांटेज में आती है, दैट इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई फ्यूल कॉस्ट। नाउ इसके जो फ्यूल कॉस्ट है एरोप्लेन के वो बहुत हाई होता है एंड देयरफॉर एरोप्लेन जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव, सबसे ज्यादा फ्लाइट जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। अफेक्टेड बाय वेदर फॉग स्टॉर्म्स, इसका ये भी डिसएडवांटेज है दैट बारिश या मौसम खराब होने की वजह से अभी डिले हो जाता है, वेदर से बहुत अफेक्ट होता है एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन। रीचेज रिमोट एंड इनएक्सेसिबल एरिया, जहां ऐसे एरिया जहां पे यूजुअली ट्रेन या आप गाड़ी से नहीं जा सकते, राइट, इट्स इनएक्सेसिबल एरियाज, वहां पे एयरवेज जा सकता है। हेलीकॉप्टर्स यूज फॉर रेस्क्यू एंड रिलीफ ड्यूरिंग कैलामिटीज, हेलीकॉप्टर जो है वो भी एक एयरवेज ट्रांसपोर्टेशन है जो बहुत काम आता है ड्यूरिंग कैलामिटीज, जहाँ पे आप खुद नहीं जा सकते या फिर ऐसी कैलामिटी आ जाती है जहाँ पे आपको लोगों को बचाना हो, तो रिलीफ एंड रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर्स बहुत यूजफुल है। इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में बात करें तो इंडिया में बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। तो ये सब जगह आपको इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। सो एयरवेज जो है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब इससे अच्छा कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। बट द ओनली डिसएडवांटेज क्या है दैट ये बहुत महंगा है, इट्स रियली एक्सपेंसिव ड्यू टू इट्स हाई फ्यूल कॉस्ट, और ये वेदर से भी अफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो हमने हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में दो पार्ट्स खत्म कर लिए, फर्स्ट वाज सेटलमेंट्स एंड सेकंड वाज ट्रांसपोर्ट। थर्ड हमारा लास्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या, बात करना, राइट, हमारा मैसेज एक इंसान से दूसरे इंसान को कन्वे करना, टॉकिंग, कॉन्वर्सेशन, ये सब हमारा किस में आता है, कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस और इंफॉर्मेशन विद। सो कम्युनिकेशन का एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे हम मैसेजेस कन्वे करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम दूसरों को कन्वे करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज योर कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स पीपल कनेक्ट,
इन्फॉर्म एंड एक्सप्रेस आइडियाज। तो लोग बात जो कर पा रहे हैं, अपने आइडियाज रख पा रहे हैं, अपने ओपिनियंस रख पा रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि हमारे हाँ अच्छा हमारे आइडियाज मैच करते हैं, दैट हैपन्स ड्यू टू द कम्युनिकेशन. Modes of communication are used to provide information to educate as well as to entertain. Now मैं आपसे communicate कर पा रही हूँ through the YouTube platform. Therefore mode of communication भी बहुत important है जो information share करने में मदद करता है, right? To educate or as well as to entertain. ये सब चीजों के लिए हमें communication बहुत काम आता है. Through newspapers, radio, and television, we can communicate with a larger number of people. Obviously, newspapers के through, radio के through, television के through. अब तो online और भी easy हो गया to communicate with the other people, or to a larger number of them. Therefore, they are known as your mass media. इन्हें हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं mass media. Mass media मतलब एक ऐसा media जो हम मास तक पहुंचा रहे हो, बहुत सारे लार्जर नंबर ऑफ पीपल तक पहुंचा पा रहे हो. सो दैट मीडियम थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल, फॉर एग्जांपल रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं मास मीडिया. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन कि कैसे हम अपने आइडियाज किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, कन्वे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, एडुकेट कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं, और मास मीडिया का एक एडवांटेज उठा सकते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल ऑफ सैटेलाइट्स. ना सैटेलाइट्स भी कम्युनिकेट करते हैं गाइस. इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो कम्युनिकेशन है बहुत फास्टर हो गया है. क्यों? क्योंकि सैटेलाइट्स ने हमारा बहुत मदद किया. सैटेलाइट्स जो है आपको कम्युनिकेशन फास्ट कराने में मदद करती है एंड इट्स ऑल्सो मोर एक्यूरेट. मेड कम्युनिकेशन फास्टर एंड मोर एक्यूरेट. मतलब यूज किस लिए की जाती है? सैटेलाइट्स आर यूज फॉर weather forecasting, disaster warnings, oil and mineral exploration and forest and water service. weather forecasting means कि अब बारिश कैसी होनी है, वेदर कैसा रहना है, ठीक है, हमारा आसपास का जो मौसम है वो कैसा रहेगा, दैट इज नोन टू बाय द सैटेलाइट्स, राइट. सो ये जो चीजें हमें कन्वे हो रही है, सैटेलाइट्स हमें बता रहे हैं, राइट, एंड दैट इज कन्वेड टू अस. सो दैट इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू अस. देयरफॉर कम्युनिकेशन हो रहा है. सो रोल ऑफ सैटेलाइट्स इज रियली इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन, क्योंकि वो कम्युनिकेशन फास्टर और बहुत एक्यूरेट बना रही है, हमें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे रही है. डिजास्टर वार्निंग्स हमें पता चलते हैं, या फिर ऑयल और कोई मिनरल एक्सप्लोर करना, उसके एक्सप्लोरेशन के बारे में भी हमें सैटेलाइट्स बहुत हेल्प करता है. फॉरेस्ट या वाटर सर्वेस करने हो, वहां पे भी रोल ऑफ सैटेलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर कम्युनिकेशन फास्टर और बहुत एक्यूरेट हो जाता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन के बारे में. ना अभी हमने जो पिछली स्लाइड में मास मीडिया में पढ़ा, तो हमने रेडियो, टेलीविजन इसमें पढ़ा, लेकिन अब तो कम्युनिकेशन और मॉडर्न हो गया, राइट. ऑनलाइन इतनी सारी चीजें आ गई है, इंटरनेट इतना ज्यादा बढ़ गया है दैट देयर इज मॉडर्न कम्युनिकेशन. और भी एडवांटेजेस हम उठा सकते हैं ऑफ दिस मॉडर्न कम्युनिकेशन. इंटरनेट अलाउ सेंडिंग ईमेल्स एंड ग्लोबल इंटरैक्शन. अब हम लोग ग्लोबली इंटरैक्ट कर सकते हैं किसी के साथ भी. सपोज कोई यूएस में बैठा हो और मुझे उसे मेल करना, सो आई कैन डू दैट, राइट. तो मैं यहाँ से कम्युनिकेट कर सकती हूँ, इतना दूर है. देयरफॉर इंटरनेट बहुत हेल्प करता है टू मेक अ कम्युनिकेशन मोर फास्टर एंड इजिली एक्सेसिबल. हम मेल सेंड कर सकते हैं, ग्लोबली इंटरैक्ट कर सकते हैं. मोबाइल फोन्स प्रोवाइड वायरलेस कम्युनिकेशन एनीवेयर. मैं कहीं से भी किसी से भी बैठे बात कर सकती हूँ, राइट गाइस. मुझे कोई वायर की जरूरत नहीं है जो पहले होता था. अब हम डायरेक्टली फोन कॉल से किसी भी बात कर सकते हैं. तो एक वायरलेस कम्युनिकेशन बढ़ गया है, जिसकी वजह से और एक्सेसिबल और इजिली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों के साथ. इंटरनेट हेल्प्स अस बुक टिकट्स, ट्रेन्स, फ्लाइट, सिनेमाज, होटल्स, एक्सेस इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड. मुझे कहीं की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं तुरंत वर्ल्ड वाइड जाके इंटरनेट पर जाके सर्च कर सकते हैं. आई कैन गेट दैट इन्फॉर्मेशन. सो मुझे ये इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही है. वाई? because of the easily accessible information provided on internet and therefore communication और ज़्यादा easy और modern हो चुका है. हम अपनी tickets book कर सकते हैं online, we can book flights, cinemas, hotels, everything can be done on internet today. हमारा जो पूरा world है, ठीक है, because of this communication it is connected. पूरा एक global society बन गया कि अब हम किसी के साथ भी easily communicate कर सकते हैं. therefore it's connected through communication. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग. आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया. हमने आज 3 चीज़ों के बारे में बात करी. फर्स्ट इज योर सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड द लास्ट इज कम्युनिकेशन. हमने सेटलमेंट्स किसके टाइप्स के बारे में बात करी. फिर हमने 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की. एंड द थर्ड इज हमारा कि कम्युनिकेशन कैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और ईजी हो गया आज की तारीख में. सो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में समझ आया हो. आपको इस चैप्टर के पीपीटी और हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है. थैंक यू सो मच गाइज. बाय बाय.